मैं कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। आज इस खास प्रोग्राम में बात करने वाले राज ठाकरे को लेकर। सभी को मालूम था कि महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई थी, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत ठंडी पड़ गई जब ना कोई खबर नवनीत को लेकर सामने आई और ना ही राज ठाकरे को। लेकिन अब राज ठाकरे अपने आंदोलन को जारी रखने की बात कह रहे हैं और साथ ही साथ आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर रहे हैं, जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अब वो गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे, जिस तरीके से उनके समर्थक कह रहे हैं कि गिरफ्तारी छोड़िए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाइए, इस तरीके की बात भी कही जा रही है। लेकिन अब ये देखना है कि क्या सच में ये कहा जा सकता है कि जो राज ठाकरे वो मुख्यमंत्री पद लेते नजर आएंगे या फिर वो गिरफ्तार होते नजर आएंगे। तो उसके लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अगर हम बात करें सबसे पहले मृत्युंजय से, तो लगातार यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र के हालात थे, कोई खबर सामने नहीं है राज ठाकरे को लेकर। लेकिन आज जिस तरीके से बैक टू बैक राज ठाकरे यहाँ पर ट्वीट करते नजर आ रहे हैं, वो कहते नजर आ रहे हैं कि मेरा आंदोलन जारी रहेगा, तो इसको देखकर ये भी कहा जा रहा है कि शायद लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछूं कि जिस तरीके से एफआईआर की बात की गई है, तो क्या लगता है कि क्या एक बार गिरफ्तारी हो जाएगी इस बार राज ठाकरे की? देखिए कशिश, आपको पता होगा जैसे औरंगाबाद में उन्होंने 1 मई को जो महाराष्ट्र दिवस होता है उसके दिन रैली की थी। उस रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे और उस रैली के दौरान ही देखा गया कि वहाँ पे बहुत उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, जिसका बाद में जिनकी जांच भी हुई। उस जांच के बाद ऐसा देखा गया कि भड़काऊ भाषणों की जांच होती है, उनके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाता है। लेकिन अब उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जैसे वो एफआईआर दर्ज हुई है, साफ तौर पर ये देखा जा रहा है महाराष्ट्र के डीजीपी, उनका एक बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि जो भी कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करेगा, प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और अगर उसको बख्शा नहीं जाएगा तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। क्योंकि आप देखिए राज ठाकरे के लगातार ऐसे बयान, कहीं ना कहीं देश का माहौल बिगड़ना, आप एक मान लीजिए एक कड़ी के कई पहलू अलग अलग निकल करके सामने आ रहे हैं। तो इसलिए राज ठाकरे के लिए मुश्किलें आगे आने वाले वक्त में बिल्कुल बढ़ने वाली हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि राज ठाकरे को लेकर यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन अगर वहीं पर अंजलि आपसे अगर मैं सवाल करूँ यहाँ पर कि जिस तरीके से अब उनके जो समर्थक है, जो महाराष्ट्र की जनता है, वो ये कहती नजर आ रही है कि यहाँ पर जो राज ठाकरे है उनको मुख्यमंत्री का पद देना चाहिए, तो क्या लगता है कि किसी भी मुख्यमंत्री को ऐसे हटा के किसी और को मुख्यमंत्री बनाना आसान है? जी देखिए, आसान नहीं है और यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की भी राह जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि नवनीत राणा कतार में है, उसके बाद राज ठाकरे कतार में है। आप देख रही हैं राज ठाकरे हो या नवनीत राणा, दोनों एक ही रणनीति पर चल रहे हैं। वो भी हनुमान चालीसा को एक चीज़ लेकर चल रही हैं और वहीं राज ठाकरे भी जिस तरीके से अस्पताल में भर्ती हैं, इसके बावजूद वहाँ से लाउड स्पीकर को लेकर बात कर रहे हैं कि लाउड स्पीकर का जो मेरा आंदोलन है वो खत्म नहीं होगा। तो एक तरह से दोनों की रणनीति सेम चल रही है और नवनीत राणा को लेकर भी उनके समर्थक मांग कर रहे थे सीएम पद की, और अब राज ठाकरे को लेकर कर रहे हैं। तो देखिए, कोई आसान बात नहीं है किसी राज्य का सीएम बनना, तो उनको अभी कड़ी जंग लड़नी है, क्योंकि नवनीत राणा भी एक स्ट्रांग कैंडिडेट है और राज ठाकरे, तो देखिए ठाकरे परिवार तो काफी लंबे वक्त से यहाँ पर महाराष्ट्र में राज कर रहा है। तो अगर जनता चाहेगी भी तो इस बार शायद नवनीत राणा को वो एक ऐसा चेहरा बनाना चाहेगी जो कि एक महाराष्ट्र के लिए आप देखिए एक अच्छी नेत्री भी साबित हो सकती है। जी हाँ, वो चीज़ देखी जा सकती है कि किस तरीके से जो जनता है वो किसको चुनेगी, नवनीत को चुनेगी या राज ठाकरे को चुनेगी। लेकिन आज की जो हमारी खास बातचीत है वो राज ठाकरे के ऊपर है, क्योंकि राज ठाकरे जिस तरीके से अब ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, यहाँ पे आंदोलन की बात करें, तो मृत्युंजय ये बात रहेगी मेरी यहाँ पे कि आंदोलन, लाउड स्पीकर का आंदोलन वो लगातार कह रहे हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि लाउड स्पीकर विवाद को वो आगे तक खींचेंगे और उसी वजह से, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव भी नजदीक है, तो उसी चीज को मुद्दा बना के वो चुनाव में लड़ने की कोशिश करते नजर आए? देखिए कशिश, बिल्कुल लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है वो बार बार उसी मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सबसे पहली चीज वो बाला साहब ठाकरे की जो छवि है, खुद को बाला साहब ठाकरे की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हैं लोगों के सामने। वो अपनी एक छवि सेट कर देना चाहते हैं कि मैं बाला साहब ठाकरे के काम जो महाराष्ट्र की जनता को पसंद है, मैं बिल्कुल वही काम करने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि उद्धव ठाकरे या उद्धव सरकार वो काम नहीं कर रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये बीएमसी चुनाव भी आने वाले हैं कुछ ही वक्त में। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी उद्धव सरकार को कि आप क्या कर रहे हैं, आपको जल्द से जल्द बीएमसी चुनाव कराने चाहिए। जब आपको पता होगा 2 महीने पहले ये पूरा लाउड स्पीकर का मुद्दा जब से चल रहा था, तो उसके बाद वो बीएमसी चुनाव कराने के लिए भी मजबूर हो गए और आने वाले वक्त में वो बीएमसी चुनाव भी जल्द ही कराएंगे। अब आपने बात की विधानसभा चुनावों को लेकर, तो देखिए विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार खटपट मची हुई, क्योंकि महाराष्ट्र में भी राज्यसभा सीटें हैं। कई राज्यसभा सीटों को लेकर कांग्रेस चाहती है कि उनके प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए, वहीं शरद पवार की पार्टी भी चाहती है कि उनके प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए, शिवसेना भी चाहती है। तो ये जो तीनों दल हैं ये एक दूसरे में ही कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, और जब तक ये एक दूसरे में उलझे हुए हैं, राज ठाकरे, नवनीत राणा, बीजेपी, इन सब के लिए मौका है कि कहीं ना कहीं उद्धव सरकार को ज्यादा से ज्यादा परेशान किया जाए।
आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली तरीके से हमला कर किया जाता है, बार बार अलग अलग मामलों में फंसा करके परेशान किया जाए और कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाया जाए। जैसे मृत्युंजय ने यहाँ पर शरद पवार को लेकर बात की अंजलि, तो मेरा सवाल ये रहेगा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में खटपट नजर आ रही थी। तो जिस तरीके से अभी यहाँ पर मृत्युंजय ने अलग अलग बात रखी, शरद पवार को लेकर रखी, नवनीत राणा को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी सोचा जा रहा है कि अगर ये लोग आपस में एक गुट बनाते हैं, जो बीजेपी का गुट है, उसके साथ राज ठाकरे मिलते हैं, नवनीत मिलती है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक बहुत बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे की सरकार को हो सकता है। और जिस तरीके से कांग्रेस को भी दूर करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम के जो चुनाव है और 2024 के चुनाव भी दूर नहीं है, तो क्या स्थिति रहेगी आपके साथ? देखिए, बीजेपी जहां पर हर राज्य में अपना परचम लहराने में पीछे नहीं हटती है कशिश, और यहां पर नवनीत राणा को लेकर भी कयास लगाए गए थे कि नवनीत राणा शायद यहां पर बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, बीजेपी उन्हें एक अपना बड़ा चेहरा बना सकती है महाराष्ट्र से। तो वहीं राज ठाकरे को लेकर भी जो खबरें हैं वो जरूर वायरल हुई थी बीजेपी में शामिल होने की। देखिए, अगर बीजेपी में नवनीत राणा शामिल होती है, कहीं ना कहीं जो उनकी स्ट्रांग यहाँ पर एक पर्सनैलिटी है वो खराब होती नजर आएगी, क्योंकि अमरावती से निर्दलीय वो सांसद हैं, किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखती हैं, और अगर वो बीजेपी में शामिल होती है तो कहीं ना कहीं उनके समर्थक उनसे जरूर नाराज होंगे। तो यहाँ पर मैं तो यही कहूंगी कि नवनीत राणा जिस तरीके से अकेले ही अपना सब कुछ अभी तक लड़ रही हैं, बीजेपी के लिए भी वो कई बयानबाजी करती नजर आए कि बीजेपी के हाथ में हमारा कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है या फिर हम बीजेपी के कोई रोबोट नहीं है। तो यहाँ पर यही साफ जाहिर होता है कि बीजेपी से तो नवनीत राणा फिलहाल थोड़ी खफा नजर आ रही हैं, लेकिन हाँ, जब उन्हें जरूरत होगी वो जरूर बीजेपी के साथ खड़ी होने वाली हैं। मेरा आखिरी सवाल रहेगा यहाँ पर मृत्युंजय से, जिस तरीके से अपनी बात यहाँ पर मृत्युंजय ने रखी, तो आखिरी सवाल शरद पवार को लेकर है। जिस तरीके से हमने खबरें देखी थी, खटपट चल रही थी उद्धव और यहाँ पर शरद के बीच में, लेकिन अब खबर सामने आई थी जब कांग्रेस को अलग करने लग गए, तो क्या माना जा सकता है शरद पवार को लेकर जिस तरीके से खबरें आती है कि वो कभी भी पलट जाते हैं, तो यहाँ पर राज ठाकरे को अभी बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है, तो आपकी क्या राय है उस चीज को लेकर कि क्या शरद पवार राज ठाकरे के साथ भी चलते नजर आएंगे? देखिए, राजनीति है, कशिश कुछ भी हो सकता है, कोई भी कभी किसी के साथ जा सकता है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी। तो देखिए, राजनीति में अगर ऐसा लगेगा कि कांग्रेस को उठाकर बाहर फेंकना है, क्योंकि आपने पहले भी हमें इस बारे में बताया था कि कांग्रेस के खिलाफ देखिए शिवसेना और शरद पवार इसलिए उतर आए थे कि आगे वास्तव में कांग्रेस का कोई अस्तित्व है या नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में। अगर ऐसा लगेगा कि नहीं है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अलग कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये राजनीति यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि शिवसेना के शायद उनका राजनीतिक भविष्य आगे सुरक्षित नहीं है, तो हालांकि हाँ, फिर बिल्कुल राज ठाकरे की तरफ रुख कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कहा जा सकता है कि राज ठाकरे की तरफ रुख कर सकते हैं शरद पवार, लेकिन ये देखने वाली चीज होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से जो महाराष्ट्र की सियासत है, जो ठंडी पड़ी थी, वो एक बार फिर गर्माती दिखी है, और आने वाले दिनों में और ज्यादा क्या बवाल देखने को मिलते हैं, क्योंकि राज ठाकरे अब रुकने वाले नहीं है। एक बार फिर से आंदोलन की बात करके वो लगातार यहाँ पर कहते हैं कि आंदोलन को जारी रख रहे हैं। अगर आंदोलन जारी रखेंगे, लोगों को पत्र पहुंचा रहे, तो देखने वाली चीज होगी कि क्या जनता का समर्थन उन्हें मिलता है या फिर नहीं। और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राजनीतिक गलियारा। मिलते हैं फिर इसी समय पर। नमस्कार।